नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। आज पूरे देश में सिर्फ एक ही विषय है और वो है महिला सुरक्षा। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले देश के प्रधानमंत्री ने संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये बहुत क्रोध मुझे देने वाला विषय है और इससे वो काफ़ी गुस्सा हैं और साथ ही रोष भी है। मुख्यमंत्री राजस्थान में भी कुछ इसी तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। राजस्थान के हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। हालाँकि मणिपुर की जो तस्वीरें पूरे देश को विचलित की, उसके बाद जो काम मणिपुर में जो अपराधियों ने किया, उससे भी ज़्यादा कहीं घिनौना काम हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवियों ने, वरिष्ठों ने किया, उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा करके। बहरहाल, ये अपने आप में एक बहस का विषय है कि कब बुद्धिजीवी लोग ऐसी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना बंद करेंगे, चाहे वो ब्लर करके ही क्यों न करें। लेकिन राजस्थान में भी महिला सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष हावी है, हमलावर है। विधानसभा का सत्र चल रहा है और उसमें भी महिला सुरक्षा पर सरकार को बार-बार अलर्ट, चुनौती दोनों दी जा रही है विपक्ष की तरफ से। राजस्थान सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर काफ़ी प्रयास किए, बहुत सारे नवाचार किए, लेकिन उसके बाद भी हालात बहुत अच्छे नहीं हो पाए। आखिर क्या वजह है कि महिला सुरक्षा के नाम पर तमाम सरकारें जो हैं वो विफल नज़र आ रही हैं, चाहे वो केंद्र हो, चाहे वो राज्य हो। राज्य किसी भी कोने में हो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, महिलाओं को लेकर हालात लगभग एक ही जैसे हैं। आखिर क्या वजह है? आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे मेहमानों के साथ। हमारे साथ कांग्रेस से रूबी खान हैं, शालिनी पारिक बीजेपी से, अर्चना आरती शर्मा जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजस्थान विश्वविद्यालय से, पुष्पा गोस्वामी वरिष्ठ पत्रकार हैं और शुचि शर्मा वरिष्ठ पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। रूबी खान, शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगी। आज हम इस विषय को किसी भी दलगत राजनीति से, व्यवस्था से ऊपर उठकर अगर चर्चा करें, तो आज राजस्थान में महिलाओं की जो स्थिति है, जो हालात हैं, आपको चिंतित करते हैं? आपके फ़ोन में, मोबाइल में या सिस्टम में कुछ इश्यू है, आप उसे रिज़ॉल्व करिए। हम वापस आपके पास आएँगे। शालिनी पारिक हमारे साथ जुड़ी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। शालिनी जी, जैसा कि मैंने रूबी खान को कहा, मैं आपसे वापस उसी बात को दोहराना चाहती हूँ। दलगत राजनीति से दूर हम महिलाओं की स्थिति को देखते हैं। आप कहाँ पाती हैं अपने आप को कि प्रदेश हमारा हो, चाहे देश के दूसरे राज्य हों, महिलाएँ कितनी सुरक्षित हैं? नमस्कार मीना जी। जी, नमस्ते। जी, नमस्ते। आपके जितने भी श्रोता ये सुन रहे हैं सबको भी मेरा नमस्कार, हमारे पूरे पैनल को ये नमस्कार। मीना जी, मैं भारतीय हूँ, सबसे पहले मैं भारतीय हूँ और महिला हूँ, ओके? हमारा संविधान ये कहता है कि मैं एक आज़ाद नारी हूँ, एक आज़ाद व्यक्ति हूँ और मैं अपने ज़हन में सुरक्षित हूँ। मगर जहाँ सवाल उठता है क्या सरकार मेरी सुरक्षा पे ध्यान दे रही है, तो इसके बहुत अलग-अलग पैमाने हैं, बहुत अलग-अलग आंसर्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप जानती हैं पूरे देश भर में क्या हो रहा है, राइट? तो अगर आप मैं कभी भी पहली बात तो मैं आपके ये चैनल से ये बहुत क्लियरली बोलना चाहती हूँ, मैं व्यक्ति विशेष बात नहीं करना चाहती। आई एम नॉट गोइंग टू टारगेट एनी वन इंडिविजुअल क्योंकि जब जी। हमारी बात होती है कि महिलाओं के खिलाफ जो काम हुआ, चाहे वो महिला के खिलाफ हो, चाहे वो किसी जीव-जंतु के खिलाफ हो, किसी पुरुष के खिलाफ हो या किसी जानवर के खिलाफ हो, किसी भी लिविंग बीइंग के खिलाफ कुछ भी कार्य हो, तो सरकार को देखना चाहिए कि वो उसकी सुरक्षा करे। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये सरकार के पास ये चीज़ सामने आए, उससे पहले ये घिनौना कांड या कार्य हो चुका हो। इस पे सरकार को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर आंसर कैसे देगी सरकार? एक तो वर्बल स्टेटमेंट्स होते हैं, उसके अलावा लॉ को स्ट्रॉन्ग करती है। पुलिस को इतना एम्पावर करती है कि पुलिस ऐसी घिनौने क्राइम को रोक दे। अब जहाँ बात कर रहे हैं आप मेरे प्यारे मरुधरा की, मेरे प्यारे राजस्थान की, हम हमारे राजस्थान को बोलते थे रंगीलो राजस्थान, प्यारो राजस्थान, मारो राजस्थान। मगर आज मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि राजस्थान को लोग कहते हैं रेपिस्तान। ये क्या आपको सुनने में ठीक लग रहा है? ये कितनी घिनौनी बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली रेप के जैसे इंसिडेंसेस कंटिन्यूअसली पढ़ने में आते हैं, कंटिन्यूअसली सुनने में आते हैं।
जब तक इंसान को खुद को वो चोट ना लगे, खुद ना जले, तब तक क्या हमें आग के बारे में नहीं पता होता कि हर महिला तो इसके थ्रू नहीं जा सकती, राइट? मगर हम अगर अखबार में किसी भी महिला, किसी भी व्यक्ति के बारे में ऐसे घिनौने चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, तो एक दहशत सी आ जाती है, दहशत सी होती है। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, अगर भगवान ने हमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्व और सबसे खास ब्रेन दिया है और ह्यूमन बीइंग बना के इस धरती पे पैदा किया है, तो ये हमारा धर्म है कि हमें उतने संवेदनशील तो मुझे लगता है हम सब ही हैं। आप सब जो यहाँ पे बैठी हैं वो भी हैं। तो इसके लिए मैं किसी व्यक्ति को नहीं दोष करूँगी। मेरा दोष या मेरा जो आंसर होता है जनरली वो है वो अपराध के लिए, वो दुर्भाग्यशाली, वो घिनौना अपराध होता है, वो अपराधी गलत है। मैं ना किसी जाति के बारे में बोलना चाहती हूँ, ना किसी समुदाय के बारे में बोलना चाहती हूँ, ना किसी को एक टॉर्चरस वे से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि जिसने अपराध किया वो तो सिर्फ एक पर्सन था, वो एक अपराधी है, वो एक गुनहगार है, उसने ऐसा हीनियस क्राइम किया। आप देखिए राजस्थान में बैक टू बैक क्राइम्स हो रहे हैं और फिर तो बोलना पड़ेगा ना कि सरकार क्या कर रही है। Why isn't the government answering these questions in राजस्थान? और ये क्राइम हर जगह हो रहे हैं। प्रियंका गांधी जी हमारी कहती हैं मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। भाई लड़ना ही सब कुछ नहीं होता, लड़ना तो लड़का है तो लड़ सकता है, लड़की है तो लड़ सकती है, कोई भी है तो लड़ सकती है, मगर हम ऐसा कार्य ही क्यों करें जिसमें हमें लड़ना होगा। और लड़ना क्या है, किससे वो कहती है लड़ाई, जब वो सवाई माधोपुर में थी, हमारे जयपुर में एक छोटी सी मुख बधिर बच्ची के साथ एक घिनौना क्राइम हुआ, वो यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट थी। क्या वो सवाई माधोपुर से जयपुर आई? आपको नहीं लगता कि उनका दायित्व बनता है कि वो जयपुर आए? मगर ऑन द कॉन्ट्ररी उन्होंने क्या किया, जयपुर की सारी पुलिस फोर्स कहाँ थी? सारी इन द सेंस, डोंट टेक एवरी वर्ड 100 ऑन 100 नहीं होता, राइट? मैक्सिमम पुलिस फोर्स कहाँ थी? सवाई माधोपुर पहुंच गई, क्योंकि उनके वीवीआईपी मूवमेंट्स को देखना है। आपको नहीं लगता ये गलत है, ये असंवेदनशील है? दूसरी बात, यहाँ के सरकार के कुछ व्यक्ति, कुछ मिनिस्टर्स इस तरह की बात करते हैं कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। क्या आपको नहीं लगता कि कितनी गलत बात है? मर्दों का प्रदेश, मर्दों के प्रदेश में वो कहते हैं इस तरह की वारदातें हो जाती हैं। ये तो घृणा आती है ये सुन के। जी मेरा राजस्थान है, ये हम सबका राजस्थान है। दूसरी बात, राजस्थान ये मेरा धरती है, ये मेरा राज्य है, मेरा प्रदेश है। मैं तो मेरे भारत भूमि में बोलती हूँ और वर्ल्ड के हर कोने में बोलती हूँ कि कोई भी व्यक्ति को इस तरह के सेंटेंसेस नहीं बोलना चाहिए। राजस्थान में तो मैडम ऐसे ऐसे पुरुष हुए हैं जिनकी वीर गाथाओं के बारे में मैं बोलने लगूं तो आपको एक सेकंड एपिसोड बनाना पड़े, जो औरत की अस्मिता के सामने खड़े हो जाते हैं, जो सर कटा देते हैं। आज मैं पुलिस के खिलाफ इसलिए नहीं बोलती क्योंकि राजस्थान के अंदर आप अगर हर घर के अंदर जाएंगी तो कोई पुलिस में होगा, कोई सीआरपीएफ में होगा, कोई बीएसएफ में होगा, कोई आर्मी में है, कोई नेवी में है, कोई एयरफोर्स में है, कोई ब्यूरोक्रेसी के अंदर है। क्या वो पुरुष इस तरह की हरकतें करते हैं? नहीं। मगर क्या हो जाता है शर्मा जी कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं किसी एक समुदाय को या किसी एक व्यक्ति को या किसी पर्सनल गेन के कारण उसको बचाना चाहती है, तो पुलिस के हाथ पैर रोकती है, पुलिस को वो बंदी जैसे बना देती है। आप समझ रही हो? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? पुलिस को वो जी नहीं देती, मैं सब कुछ समझ गई, लेकिन शालिनी जी आप मुझे सुन पा रहे हैं जो ये व्यक्ति, शालिनी जी आप मुझे सुन पा रहे? यस आई कैन हियर यू। हाँ, तो आपने बहुत कुछ कहा, कुछ तकनीकी परेशानी भी आई जिसकी वजह से मुझे कुछ आपको बीच में परेशानी हुई। रूबी खान जी आपको मेरी आवाज आ रही? आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है रूबी जी। कोई बात नहीं, आपको अपना कंप्लीट माय सेंटेंस प्लीज। जी 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 जी। इसके लिए मैं कहती हूँ कि राजस्थान के अंदर सरकार टोटली नाकाम है, तो नहीं सहेगा राजस्थान। क्यों नहीं सहेगा? क्योंकि हमें बीजेपी को आंदोलन करना पड़ता है राजस्थान में, हमें बोलना पड़ता है कि आपने पेपर लीक में क्या काम किए हैं। वो आंदोलन के बाद में ही सरकार कुछ करने की सोचती है। राजस्थान में हर महिला को उतरना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, महिला शक्ति को साथ में लाना पड़ता है, तब जाके भी आप मेरी एक छोटी सी बात नहीं समझ पाई।
मैं एक महिला, आप एक महिला से ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप इसे महिला मुद्दा ही रहने दें और आप इसे राजनीतिक दलों से जोड़कर ना देखें। मैम, लेकिन महिला आप मेरी छोटी सी बात नहीं समझ पाई। नो मैंने नो आपसे ये पूछा था शालिनी जी, लेकिन अब मैं दूसरे दूसरे हमारे मेहमानों के पास भी जाऊंगी। मीना इसके जी, बाद आप वापस हम जी सब महिलाएं हैं और यहाँ पे जी देखिए राजनीति कभी नहीं। मैंने आपको ये स्टार्टिंग में ये बात बताई थी कि हम इस बात पे राजनीति नहीं कर रहे। आज ये किसी महिला पे हो रहा है, कल किसी पुरुष पे होगा। क्या पुरुष जी हमारा भाई नहीं है? क्या पुरुष जी एक इंसान नहीं है? कोई भी घिनौना क्राइम मीना जी किसी के साथ भी हो, एक जी जगह घोड़े के साथ ये हुआ है ना, जी गलत काम एक जानवर के साथ हुआ, क्या वो जी। गलत नहीं है? लेकिन लेकिन वो आप बहुत बहुत भी व्यापक दुनिया में चली गई। आप बहुत व्यापक दुनिया में चली गई। मैं तो एक छोटी सी बात कर रही थी। मैं तो इसके लिए एक छोटी पता सी है बात समझना चाहती हूँ। शालिनी जी, अगर आप इस विषय की सीमा और गरिमा को समझें, तो मैं बात करना चाहती हूँ। हमारे जो पैनलिस्ट हैं, उनसे चर्चा हम इस विषय पे करना चाह रहे हैं कि हमारे देश में और हमारे राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और ये आज नहीं है, आजादी से पहले भी नहीं थी, आजादी के दौरान भी नहीं थी, आजादी के बाद भी नहीं थी और आज भी नहीं है। 7 दशक पूरे कर चुके हैं हम आजादी के बाद, लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आपका कहना है कांग्रेस सरकार का शासन अच्छा नहीं है, इसलिए राजस्थान में नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस का नहीं है, आपका शासन है। उत्तर प्रदेश में तो आपका शासन है। वो पूरे लोग देश में आपका शासन है। पूरे देश में आपकी सरकार, केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार काम कर रही है। लेकिन देश का कौन सा ऐसा कोना है जहां महिलाएं सुरक्षित हैं? उत्तर प्रदेश जैसा राज्य की तस्वीरें हमने देखी, मणिपुर के हाल हमने देखे। तो इसलिए प्लीज हम एक गंभीर विषय की तरफ बात करना चाह रहे हैं कि महिलाएं हमेशा, महिला सुरक्षा हमेशा मुद्दे का समाधान से ज्यादा हमारे देश के पुरुषों के लिए, हमारे देश की व्यवस्था के लिए, हमारे देश के राजनीतिक दलों के लिए एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गई हैं। और हर बार चुनावों से पहले इस तरह की घटनाओं पर जितना रोष, पूरे पूरे 365 दिन साल के, और 5 साल आपके पास जो है 4.5 साल निकल गए। बहुत बड़ा मौका था। आप हर जिले में, हर ब्लॉक में महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को अलर्ट करती, कहीं खामियां हैं तो आप दूर करते, विपक्ष का काम है। लेकिन आप उस बात पर आने की बजाय आप कांग्रेस की सरकार को घेर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा हम आज किसी सरकार को घेरने से ज्यादा, हम एक सरकार को घेरने से ज्यादा महिलाएं कम से कम ईमानदारी से ये आत्म विश्लेषण करें कि महिलाएं दरअसल राजनीतिक दलों के लिए और सरकारों के लिए एक टूल है। रूबी खान, आप इस बस संगीता जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। शालिनी पारिक जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, 10 मिनट हो गए, प्लीज। रूबी खान जी, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सरकार को तब दोष हाँ जी रूबी जी, अब बोलिए आप। रूबी खान बोलिए आप प्लीज। बात बोलिए, वहाँ पे प्रधानमंत्री ने खुद ने बोला है। मान लिया ना मैंने, अब आप प्लीज दूसरों को बोलने दीजिए, वापस आपके पास आएंगे। रूबी खान, आप सुरक्षित महसूस करती हैं रूबी जी? सरकार नाकामी है, देखिए ये फर्क है राजस्थान में। रूबी खान, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जहां तक महिला सुरक्षा का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन जब मैं अपने राजस्थान में आती हूँ, पूरे हिंदुस्तान में घूमी हूँ, आप जानते हो 4000 किलोमीटर घूमी हूँ पैदल, राहुल जी के साथ पैदल। सुबह 5 बजे मुंह अंधेरे हम निकलते थे और रात को हम अंधेरे वापस पहुंचते थे। पूरे हिंदुस्तान में घूमी हूँ, लेकिन जो सिचुएशंस हैं, पॉलिटिकल सिनेरियोज हर जगह अलग अलग बना दिए गए हैं। महिला देखा जाए तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है, और महिला देखा जाए तो हर जगह बहुत सुरक्षित है। जहां तक मणिपुर केस का सवाल है, उसको तो इतना शर्म से हमारे पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को, हमको लग रहा है कि वो उन लेडीज के साथ बेइज्जती नहीं हुई है, बेइज्जती हम सबके साथ हुई है। इसके लिए तो प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, चंद लम्हे सिर्फ ये बोला कि दुख है, सिर्फ ये बोला कि गुस्सा है। अरे इसमें तो प्रधानमंत्री पूरे देश के नहीं, महिलाओं के ही नहीं, पुरुषों के ही नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। इतनी विभत्स घटना पर
अगर चंद सेकंड का ही डायलॉग बोलना था तो हम महिलाएं कैसे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगी। राजस्थान जी। में तो हर जगह जहाँ कोई ऐसा हादसा होता है फौरन उन अपराधियों को पकड़ लिया जाता है, फौरन लेकिन उन अपराधियों की मेरा कार्रवाई सवाल शुरू हो आप भी नहीं जाती है। समझी रूबी खान, मेरा सवाल आप भी नहीं समझ पाए। राजस्थान में नहीं, नहीं, मैं ऐसे आपकी बात से अपराधियों आ को रही हूँ, मैं उस राजस्थान बात में पे आ रही ऐसे हूँ। अपराधियों को पकड़ लिया जाता है। आपकी ये बात का हम सम्मान करते हैं, आपकी ये बात हम एज़ इट इज़ मान लेते हैं। राजस्थान में पुलिस बहुत सतर्क है, राजस्थान की मशीनरी बहुत एक्टिव है, लेकिन उसके बाद भी राजस्थान में हर महीने और महीने में 2-3 बार ऐसी घटनाएं होती हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर अपराधियों में हाँ, खौफ हो तो ऐसे हालात ही नहीं हो। लेकिन I'm हमारे coming to that यहाँ पर point. I'm coming to that point. I'm coming to that point. मसला ये है कि जहां समाज की मानसिकता विभत्स होती है, समाज अपनी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहा है। जैसे कि वहां पे दो दो कम्युनिटीज में ये था, कुकी और मैत्रेयी। समाज अपनी मानसिक विभत्सता का पूरा रूप दिख रहा था वहां पे। यही मानसिक विभत्सता हर जगह कहीं ना कहीं है। इस विभत्सता को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें सामाजिक, जैसे कि हम लेडीज का क्या दायित्व बन रहा है, हमारे ये नहीं बन रहा है कि हम किसी को बोले ड्रेस कोड लगाओ या मोबाइल बंद करो बच्चियों के या घर से निकलना बंद करो, नहीं। हमारा दायित्व ये बनता है कि हम अपनी बच्चियों को खुद आत्मनिर्भर हो और डर के दायरे से बाहर आए। प्लस हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बॉयज हैं, हमारे जो भाई हैं, हमारे जो चाचा ताया, जो हमारे रिलेटिव्स हैं या हमारे बेटे, उनको हम एक अच्छा इंसान बनना सिखाएं। देखिए, मानसिक विभत्सता ना 6 महीने की बच्ची को देखती है, ना 60 साल की औरत को देखती है। मानसिक विभत्सता जहां काम शुरू करती है, दैट इज द साइकोपैथ्स। दीज रेपिस्ट्स आर नॉट ह्यूमंस, दे आर साइकोपैथ्स। वो ना औरत को छोड़ते हैं, ना बच्ची को छोड़ते हैं, ना जानवर को छोड़ते हैं। तो इनकी जो मानसिक स्थिति है उसको समझते हुए हमारे समाज में हमें पहले वर्किंग शुरू करनी है। पॉलिटिकल सिस्टम उसके बाद आता है। इनको गिरफ्तार करके इनको सजा दी जी, जाएगी, जी, इनको फांसी जी। की सजा भी दी जाती है, रूबी बहुत खान रेपिस्ट को रूबी मिलती है खान फांसी की सजा। रूबी खान आजादी के 7 साल बाद भी हम अगर यही बोलें कि समाज को बदलने में समय लगता है, तो हमें ये भी सोचना पड़ता है कि कानून अपना काम कैसे करता है। हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून बने, लेकिन उन कानूनों का डर अपराधियों में नहीं है, क्योंकि उन कानूनों का जैसे निर्भया के बाद एक संदेश देने की कोशिश हुई, वैसा संदेश उसके बाद बहुत कम केसेस में मिला अपराधियों को, और इसी वजह से अपराधी बेखौफ है। महिलाओं की इज्जत आबरू तो अपराधियों के लिए दूर दूर तक कोई चिंता नहीं होती है कि ठीक है निकल जाएंगे, जिस तरह से निकलते रहे हैं। मेरा मुद्दा, मेरा सवाल, मेरा आप सबसे चर्चा का अभिप्राय भी यही है कि यही वजह है समाज की आड़ में राजनीतिक दल महिलाओं को हथियार बनाते हैं चुनाव से पहले। शुचि शर्मा, आप इस बात से सहमत होंगी? आप प्रशासनिक अधिकारी रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर महिलाओं की स्थितियों में बहुत बड़ा बदलाव आज भी नहीं आ पाया है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ इस बात से कि हर चुनाव से पहले महिलाओं को मुद्दा बनाया जाता है और यहीं से शुरू होती है महिला को अंडरस्टैंड किस रूप में करते हैं। यूं तो कहने को हमारे ये भी कहा गया है, जो जिन बातों पर हम बहुत गर्व करते हैं कि हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है, यत नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। एक पक्ष ये भी है, वो कहने की बातें हैं, लेकिन आप घर घर में देखिए सारा, मैं पर्सनली आई बिलीव कि ये सारा जो बॉइल्स डाउन टू पेट्रियार्कल सिस्टम ऑफ द सोसाइटी, जो पितृसत्तात्मक है, जो ये व्यवस्था जो पितृसत्तात्मक है, उसमें महिला का कितने भी कानून बना लें, कितना भी आप जेल बना लें, कितने भी आप न्यायालय बना लें, लेकिन जो महिला को देखने का दर्जा वो दोयम पर कितनी भी कोशिश कर लें वो रह जाता है। ये मैं सोशियोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य से बात कर रही हूँ। और इसमें कोई कितने भी कानून बना ले, और ये जो मैं बात बोल रही हूँ जेल बना लें, कानून बना लें, आपको उन कानूनों को अभी भी लागू कौन कर रहा है? उन हमारी नीतियां अभी भी कौन बना रहा है? समाज पुरुष प्रधान है।
जी। वो तो ग्रेजुअली और 30%। एक और शुचि जी, क्योंकि आप नीति बनाने वाली व्यवस्था में रही हैं, नीतियां जब बनती हैं तो ब्यूरोक्रेट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत है? जब हम इसका आंकड़ा निकालते हैं तो बहुत जबरदस्त निराशा होती है। नीति निर्माण में जब महिलाएं शामिल नहीं होंगी तो कैसे उनके लिए नीतियां बनाई जाएंगी और कैसे एग्जीक्यूट होगी? जो सामान्यतया जो नजरिया होता है, चाहे वो ऑफिसर भी हो जाती है, महिला ऑफिसर भी, या महिला एम्प्लॉय, या महिला किसी भी, उसको जो एक मानसिकता में हमारे जो घर करा हुआ है ये बात की ये अक्षम है, ये अशक्त है, और ये जो अबला शब्द है, मतलब ये कितना भी हम लोग उसको सबला करने की कोशिश कर लें और कितना भी हम बेटी बचाओ और ये सारी बातें कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो माइंडसेट है, द प्रॉब्लम इज विद द माइंडसेट जो है कि इनको हल्का काम दिया जाना चाहिए, ये यहाँ नहीं। तो जनरली जो महिलाओं को, इवन वो ऑफिसर्स, मतलब मैं राजस्थान की तो और विशेष बात कर रही हूँ, जिसकी ये भूरी भूरी अभी प्रशंसा कर रही थी पारीक जी, कि हमारा तो शौर्य प्रधान रहा है और महिलाओं को पुरुष सुरक्षा देने के लिए आगे रहे हैं। महिलाओं को पुरुष की सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? मैं तो इस मूलभूत प्रश्न को उठाती हूँ। उनके रक्षात्मक रवैये की प्लीज बोलने दीजिए शालिनी जी, बोलने दीजिए उनको। शालिनी जी बोलने दीजिए उनको। यहाँ पे रेप होते रहेंगे, उस सेंटेंस का आंसर था वो। शालिनी जी प्लीज उनको बोलने दीजिए। तो ये जो नजरिए की बात मैं कह रही हूँ, परिवारों के अंदर, आप प्लीज मुझको बोलने दीजिए। शालिनी जी जब आप बोल रही थी कोई दूसरा बीच में नहीं बोल रहा था, प्लीज उनको बोलने दीजिए। यू आर राइट, बोलिए, मगर मिस इन्फॉर्मेशन आप बीच में मत बोलिए। शालिनी जी प्लीज आप समझिए, जब आप बोल रहे थे कोई भी पैनल के दूसरे सदस्य बीच में नहीं बोल रहे थे। शुचि शर्मा बहुत वरिष्ठ हैं, आप प्लीज उनकी वरिष्ठता का ध्यान रखते हुए बीच में मत बोले। सिंपल मैं कहना चाह रही हूँ, ये जो समाज का जो नजरिया है, जहां मैंने माइंडसेट की बात छेड़ी है, अब आप देखिए क्या रेप्स घरों में नहीं हो रहे हैं? आई थिंक मोर रेप्स आर इन द फैमिली। अगर वास्तव में सर्वेज हो जाएं और स्टडीज हो जाएं, अगर रियलिस्टिक स्टडीज हो जाएं, तो शायद निकल के आएगा चाचा, ताऊ, मामा, कजन और पिता, ससुर, देवर। मतलब आप ये देखिए, ये एक सारा जो मेरा कहने का मकसद बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं है, और ना राजनीतिक इसमें समाधान निकलेगा। हाँ। इसका समाधान अगर निकलता होता तो इन 70 सालों में निकल जाता। तो इतने कानून, निर्भया कांड हुआ जब, उसके बाद कितने स्ट्रिक्ट कानून बने। मैं महिला अधिकारिता में भी रही हूँ, महिला बाल विकास में भी रही हूँ, सामाजिक कल्याण विभाग में भी रही हूँ, सामाजिक न्याय जिसको सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में रही हूँ। इन सब जगह मैंने देखा और बहुत नज़दीक से देखा है कानूनों की कितनी सीमा होती है, कानून कितने अक्षम होते हैं। अगर हमारा माइंडसेट उस कानून को रिसीव नहीं कर रहा है, अगर हम उसके लिए रिसेप्टिव नहीं हैं, तो कानून अल्टीमेटली लचर होंगे। राजनीति के समय में, अलग अलग पार्टी के समय में हम एक दूसरे पे दोषारोपण जरूर कर लेंगे। आप सोचिए मणिपुर की जो घटना है, इस हद तक एक सेक्स ऑब्जेक्ट के अलावा औरत क्या एग्जिस्टेंस है औरत का? आग नहीं लगती इस बात से, हम सारी महिलाएं बैठी हैं। हमको राजनीतिक चर्चा करनी नहीं चाहिए इस मुद्दे पर। हमको अपने लड़कों को, अब इसका जो समाधान है, जो मैं सोचती हूँ कि मैं शिक्षा विभाग में भी रही, मैं ये सोचती हूँ कि कानून समाधान नहीं है, समाधान शिक्षा है। शिक्षा जो घर में दी जा रही है और शिक्षा जो स्कूल में दी जा रही है, जो कॉलेज में दी जा रही है, और जो फ्रस्ट्रेशन, जो बेरोजगारी से जो बच्चों को आता है, जो दिशाहीनता है जो इंटरनेट के कारण, और ये जो सारे जिस ढंग से एक ओपन ग्लोबलाइजेशन के साथ जो आया है, लेकिन इट्स नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इस ढंग की घटनाएं पहले भी घटती रही हैं। जब ये ग्लोबलाइजेशन नहीं था, ग्लोबलाइजेशन से पूर्व भी जब इंटरनेट नहीं था, तब भी घटती, रेदर वो रिपोर्टेड नहीं थी। अब रिपोर्टेड होती है तो हंगामा हो जाता है। तो और जो रिपोर्ट होती है उसमें भी राजनीतिक रंग देने की, उसमें भी सामाजिक रंग देने की, उसमें भी जातीय रंग देने की, महिला को एक टूल बना लिया गया है।
और प्लस, और ये पुरुषों के मुख से जब बातें निकलती हैं, आप देखिए किस ढंग से, कहीं ना कहीं आप आए दिन अखबार में पढ़ते होंगे कि आज उस नेता ने हल्का शब्द बोल दिया, उसके बाद अपोलोजाइज कर लिया। कैसे निकलता है? हमारे मुंह से किसी पुरुष के लिए ऐसा शब्द नहीं निकलता, वो कैसे निकलता है? तो हमको जो चिंतन करना होगा वो इस विषय पे चिंतन करना होगा कि कानून हमारे फेल क्यों हो रहे हैं। कोर्ट्स में, जस्टिस कोर्ट्स में आप वकील जो हैं, अधिकतर कौन है? अगेन एवरीवेयर इट इज डोमिनेटेड बाय मेल्स। तो जी। उनको वो दर्द समझ नहीं आ सकता। हम्म, अब वो जेसिका लाल वाला जो किस्सा था, आप देखिए उसको कितना मुश्किल पड़ा उसको सारे को प्रूव करने के लिए। निर्भया की जो माँ को अपनी बेटी के लिए कितना लड़ाई लड़नी पड़ी, क्यों लड़नी पड़ी, क्यों लड़नी पड़ी? तो ये जी। सारी चीजें इस ढंग से हमको सोचना होगा। हमको शिक्षा में कहीं ना कहीं ये चीजें इंट्रोड्यूस करनी होंगी, लड़कों के लिए प्रशिक्षण करना होगा, लड़कों का उस ढंग की मानसिकता बदलाव करना, बहुत सारे स्तरों पे काम करना होगा। अकेले जी। राजनीति से चिल्ला लेने से समाधान नहीं होगा, ये मेरा मानना है। जी। 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 पुष्पा गोस्वामी जी, कई दशक देखे हैं आपने राजनीति के पत्रकारिता में रहते हुए, कई सरकारों को आपने देखा है। सरकारें कई तरह की योजनाएं भी चलाती हैं शिक्षित करने के लिए, जागरूक करने के लिए, महिलाओं को, महिलाओं के अधिकारों के प्रति, और इस तरह की घटनाएं रुके उसके लिए भी। लेकिन जो सरकारी योजनाएं बनाई जाती हैं और उन योजनाओं का बाद में प्रचार प्रसार या वाकई में महिलाओं तक पहुंचती हैं, और दरअसल महिलाओं से जुड़ी हुई कोई भी योजना तब तक सफल नहीं है जब तक वो पुरुषों तक महिलाओं से ज्यादा नहीं पहुंचे। इस बात से इत्तेफाक रखती हैं आप पुष्पा जी? बिल्कुल रखती हूँ मीना जी, और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम योजनाएं चाहे कितनी भी बना लें, कानून चाहे कितने भी बना लें, लेकिन जब तक उनकी पालना नहीं होती है तब तक कोई बदलाव आने की संभावना ही नहीं है। और सबसे बड़ा बदलाव जो है वो हमारे समाज में आना चाहिए। समाज में बदलाव, आप देखिए कि मानसिकता ऐसी है कि अगर रात को 1 बजे कोई महिला घर से बाहर है, तो खुद पुलिस वाले या खुद थाने वाले ये कह रहे हैं कि आप 1 बजे बाहर कैसे निकली। नेता जो हैं वो अपने राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए काम करते हैं, पार्टी चाहे कोई भी हो। मैंने सभी सरकारों में काम किया है, जब राजस्थान में जो भी सरकार बनी है, तो मैंने ये देखा है कि जो नेता हैं वो अपना फ़ायदा जहाँ होता है वहाँ हाज़िर हो जाते हैं, और जब अपना फ़ायदा नहीं होता है तो दोषारोपण करने लग जाते हैं। तो ये राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा ही नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है, और सामाजिक सुरक्षा महिलाओं को तब तक नहीं मिल सकती जब तक हमारी मानसिकता में परिवर्तन नहीं आए। मानसिकता जी। में परिवर्तन की बात जब हम करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि औरत को जो है अबला, अशक्त और बिल्कुल मतलब कोने में पड़ी फालतू चीज़ समझा जाता है। अगर वो नौकरी भी कर रही है और बहुत बड़ी पोस्ट पे भी है, यहाँ पर अभी शुचि जी ने बात करी, हम चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो जाएँ, लेकिन घरेलू ज़िम्मेदारियाँ हमारी होती हैं। तो 2 मोर्चों पे लड़ते-लड़ते औरत वैसे ही वो हो जाती है। और दूसरी बात, जैसे विशाखा का कानून है हमारे यहाँ, राजस्थान तो बहुत नामी है इस मामले में कि यहाँ विशाखा कानून बना, लेकिन विशाखा कानून की पालना कितनी हो रही है? कौन से दफ्तर में आप देखिए कि शोषण नहीं हो रहा महिलाओं का, और उस शोषण में क्या उसको न्याय मिल रहा है? ऐसा कहीं देखा आपने कि न्याय मिल रहा है? और कितने मामले हैं जो उठाए जा रहे हैं, और कितने मामले हैं जिनमें न्याय वास्तव में मिलता है? अंत में महिला चुप होके बैठ जाती है, या उसको ये कह देते हैं कि ये भाई ये लड़ाई जो है वो आपकी खुद की है, आप अपने लेवल पे लड़िए। तो ये मानसिकता बहुत ही खतरनाक है, और इस मानसिकता से बचने के लिए हमको महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। अब सशक्त कैसे बनाएंगे? योजनाएं तो दिन भर बनती रहती हैं, योजनाएं लागू भी करते हैं, लेकिन कितनी जगह जो असल मूलतः जो गांव हैं या जो इंटीरियर इलाके हैं, वहाँ तो अगर आप अपराध हो भी जाता है तो उसकी रिपोर्टिंग तक नहीं होती है, और जी। रिपोर्टिंग अगर हो भी जाए तो वो दो तरफा होती है कि इधर जी। अगर मौका मिला तो इधर घूम गए, इधर मौका मिला तो इधर घूम गए। समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी कोई बहुत महिलाओं को जागृत करने का काम नहीं
कर रही हैं, क्योंकि उनके जी। जो सब्जेक्ट होते हैं वो ये होते हैं कि महिलाएं खाना कैसे अच्छा बनाएं, घर को कैसे अच्छा रखें, या वो कभी ये नहीं बताती कि महिलाओं के कानून ये हैं और इन कानूनों की पालना कैसे हो। महिलाएं अगर कानूनों को जानती हैं और अगर उनके दिमाग में ये है कि मुझे अगर किसी ने छेड़ा तो मैं उसके खिलाफ ये कार्रवाई कर सकती हूँ, या जी। मेरे खिलाफ कोई मामला आता है तो उसमें मुझे ये एक्शन लेना पड़े, तो शायद मामला सुधर भी जाए। दूसरा, शारीरिक रूप और जब महिला शोषण की बात होती है पुष्पा जी, जिस सामाजिक पक्ष की तरफ आप इशारा कर रही हैं और जो हम जिसके गवाह हैं, सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं पर अत्याचार के लिए सिर्फ शोषण करने वाले पुरुष ही नहीं है, महिलाएं भी उतनी ही समान रूप से भागीदारी हैं। वो घर में कभी सास बन के, कभी ननद बन के और कभी किसी और रूप में। लेकिन बिल्कुल, बात जिस कानून की आप कर रहे हैं, जब समाज में किसी भी परिवर्तन में लंबा समय लगता है, सामाजिक सोच में बदलाव में, वैचारिक सोच में बदलाव में जब दशकों का समय लगता है, तब कानून की मदद ली जाती है कि कड़े कानून के डर से समाज जल्दी सही रास्ते पर आएगा जहां समाज गलत कानून जा रहा बना है। देने से कुछ नहीं आरती होता है, शर्मा जी, जब तक आरती उसकी शर्मा जी, पालना नहीं हो। जी, पालना नहीं हो पा रही है। आरती शर्मा जी, पालना, हाँ, राजस्थान पालना नहीं। विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। कानून बनने के बाद भी महिलाएं कानून का सदुपयोग नहीं कर पाई। आरती शर्मा जी, क्या वजह मानती हैं आप? जैसे अभी सारे लोगों ने, मेरी आवाज आ रही है ना? जी, मैं ऑर्डर कर दिया। जैसे अभी सब लोगों ने बोला कि एक सोशल इशू भी है, तो जब हम लोग स्पेशली सेक्सुअल असॉल्ट की बात करते हैं तो आप एक टर्म हमेशा से सुनते आ रहे हैं, मतलब बचपन से, कि उस महिला की इज्जत चली गई। तो जब ये टर्म उसके साथ में एसोसिएट कर दिया है आपने, तो जैसे ही ये चीज पब्लिक में आती है एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है। सेक्सुअल असॉल्ट वाले, स्पेशली अगर हम उस सिचुएशन में बात करें, उस महिला के साथ ये स्टिग्मा अटैच हो गया, ये एक टैबू बोलेंगे हम, कि इस महिला की इज्जत चली गई है। एंड जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी है वो हर महिला का एक मानवीय अधिकार है, जिससे आप सोसाइटी में रिहैबिलिटेशन, जो टर्म आजकल बहुत फैशन में है और यूज भी कर रहे हैं, पर सेक्सुअल असॉल्ट के बाद में एक्सेप्टेंस सोसाइटी की, जबकि एक्चुअल में इसको हम दूसरे तरीके से देखें अगर लॉ में, तो होना ये चाहिए कि जिस अक्यूज्ड ने, जिस पर्सन ने, जिस इंसान ने ये काम किया है, सही बात है। उसकी इज्जत चली गई, क्योंकि ये बहुत घिनौना काम था। सो जो आबरू, इज्जत, ये सारे जो टर्म हम बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं, वो पुरुष के साथ में और अक्यूज्ड के साथ में स्पेसिफिकली अगर आप इसको अटैच करें, तो उसका रिहैबिलिटेशन, क्योंकि देखिए इज्जत, रेपुटेशन, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, ये सारी टर्मिनोलॉजी मैटर करती है, पर मैटर कब करेगी? जब हम उसको एक्नॉलेज करें कि इस चीज के साथ में रेपुटेशन, तो जो गलत काम कर रहा है उसकी रेपुटेशन गई है, ना कि जिसके साथ गलत हो रहा है, बिकॉज वो विक्टिम है, इसीलिए वो जस्टिस सीख कर रहा है। तो एक पॉइंट हम ये देखेंगे कि ऐसी सिचुएशन में लोग डरते हैं कि जैसे ही बाहर जाएंगे ये एक मैटर पब्लिक हो जाएगा, बहुत सारी चीजें एसोसिएट होंगी। जैसे अगर मान लो कोई लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है और सेक्सुअल असॉल्ट के लिए अगर वो कंप्लेन करती है, तो उसकी शादी में बहुत सारी दिक्कत आएंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अलग तरीके से देखेंगी। एक ये इशू है। दूसरा इशू, जब हम लोग इसको देखते हैं, तो जो बिहेवियर है, बहुत सारे मैटर क्या होता है उनको, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस वाले केसेस होता है, उसमें जब आप पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में जाते हैं, क्योंकि हमारे पास लॉज है, जैसे सभी लोग कहते हैं निर्भया के बाद में हमने लॉ को बहुत, तो स्ट्रेंथनिंग द लेजिस्लेशन पे बहुत काम किया है, और हमने कहा है कि डेथ पेनल्टी तक, अगर माइनर वाले मैटर्स हैं तो उसमें हमने डेथ पेनल्टी तक दे दी। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि एक उषा मेहरा की रिपोर्ट आई थी, उषा मेहरा कमीशन की रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे मेजर्स दिए थे, कि ऐसा होने के बाद में डेथ पेनल्टी है, वो अपना एक प्रोसीजर है, लॉ काम करेगा, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जस्टिस, तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन एक प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए भी उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी कि हमको सोसाइटी के लिए, जैसे अवेयरनेस, शुचि मैडम ने कहा कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन हम कितना, अगर करिकुलम में, अगर हम लोग स्कूल के या कॉलेज के करिकुलम में देखें, तो इसको कितना हम ट्रेन कर रहे हैं, क्या हम टाइमली उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं,
क्या हम उनको प्रॉपर्ली, तो जब हम लोग इन मैटर्स को ऐसे देखें, इट इज एन ऑफेंस, तो केवल ऑफेंस के हिसाब से देखें तो रिपोर्टिंग बढ़ेगी, लोग आगे आएंगे कि उनके साथ में गलत हुआ है, बट ऑफेंस के साथ साथ में आपने बहुत सारा सोशल क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल, मानसिक बहुत सारी चीजें जी करती, तो लड़की अगर किसी से पीड़ित होती है तब भी इस बात से डरती है हमारे समाज में, और आज नहीं दशकों से डर रही है, आज भी उतना ही डरती है। पुरुष भी डरते हैं उस समय, पुरुष भी सोचते हैं मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, मुझे समाज में इज्जत कैसे, लेकिन वो पुरुष जब किसी कॉल गर्ल के पास जाता है तब उसको कोई डर नहीं लगता है। वो किसी ऐसी महिला के पास जाता है जिसका कहीं ना कहीं उसका वैध रिश्ता जो हमारे समाज में कहते हैं, तब भी उसको वो डर नहीं लगता है। ऐसे बहुत अनगिनत वीडियोस हम देखते हैं, अनगिनत स्टोरीज हमारे सामने आती हैं। लेकिन मणिपुर में जब 2 पुरुष और उनके पीछे कम से कम 10 पुरुष 2 महिलाओं को बिना कपड़ों के सामने कैमरा के ले जाते हैं सड़क पर, रास्ते में, तब भी उनको किसी तरह की कोई शर्म नहीं आती है, उनको किसी तरह की उनकी प्रतिष्ठा नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि वो सीना चौड़ा करके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे पुरुषों को शालिनी जी क्या सजा मिलनी चाहिए? ऐसे लोगों को मृत्युदंड इसका समाधान नहीं है। ये तो बहुत शर्मनाक, पीड़ादायक चीज है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है ना मीना जी? ये घिनौनी चीज है, ये घिनौनी चीज है। मैं सबसे पहले आपको वापस ये याद दिलाना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट था, आप लोग ने शायद उसको अलग वे से सोचा। मैं बिल्कुल ये बात मानती हूँ जो आरती जी ने अभी कहा कि ये जब कहते हैं कि औरत की इज्जत चली गई, ये वर्ड ही गलत है। इज्जत हमेशा उस व्यक्ति की जानी चाहिए जिसने करप्शन किया है, जिसने कोई हीनियस क्राइम किया है, जिसने कोई बहुत गलत अपराध किया है ना। ये वर्ड बिल्कुल आरती जी का सही है कि औरत की इज्जत नहीं जाती। मगर ये सेंटेंस के आगे मीना जी, मैंने एक और सेंटेंस स्टार्टिंग में बोला था कि मैं यहाँ पे इसलिए बैठी हूँ, आप जो कह रही हो कि किसी चीज को राजनीतिक मत बनाइए, तो देखिए जब आपने एक पॉलिटिकल ग्रुप से किसी को बुलाया है तो आपके पास खुद एक क्वेश्चन है उसके लिए। तो यहाँ पे मैं ये स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मुझे हर वो चीज से गलती लगती है जहां पे क्राइम होता है, और क्राइम को कौन रोक सकता है? पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और वहां की सरकार। तो जो मैंने राजस्थान की बात कही वो ये कही कि यहाँ पे सरकार नाकाम रही, इसीलिए नहीं सहेगा राजस्थान। यहाँ पे क्राइम को नजरअंदाज करा जा रहा है। मणिपुर में जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके बारे में बोलते हुए भी बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने आज संसद के पहले, मानसून संसद के पहले ये स्टेटमेंट्स दिए, है ना। हर व्यक्ति को जिसने क्राइम किया है उसको पनिश करना ही पड़ेगा। जी शालिनी जी, आप एक राजनीतिक दल से हैं, उस राजनीतिक दल से हैं जो देश में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जिसके हर बूथ पे कार्यकर्ता है। हमने आपको इसीलिए आमंत्रित किया कि उस राजनीतिक दल के सदस्य होने के नाते क्या आपकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर हर बूथ तक आप एक ऐसे अभियान को लेकर जाएं जहां चुनावी मुद्दा नहीं बने, और हर 5 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, जब तक की महिलाएं सशक्त नहीं हो जाएं, जब तक कि वो सामने खड़ी होकर बराबर अपना हक हासिल नहीं कर ले, तब तक आप उस अभियान को चलाएं। ये ध्यान में नहीं रखें कि आपकी सरकार वहां है या नहीं, ये ध्यान में नहीं रखें कि चुनाव का समय है या नहीं। क्या ये संभव है बीजेपी की महिला विंग द्वारा या बीजेपी द्वारा? महिला विंग को छोड़ दीजिए, बीजेपी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका हर बूथ पर कार्यकर्ता है, क्या वो कार्यकर्ता एक एक वोट के लिए जितना प्रयास करता है, क्या वो महिला के सम्मान के लिए उससे आधा प्रयास कर सकता है? बिल्कुल मीना जी। और बीजेपी, जहां तक आप एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में बात कर रही हैं, बीजेपी तो हमारे देश के 140 करोड़ पीपल ने उनको सिलेक्ट किया है और वहां पे लेके आए।
दूसरी बात, बीजेपी तो ये खुद सोचती है कि 33% वोट्स 33% विमेन को फिर आप पॉलिटिकल जवाब दे रही हैं। शालिनी जी, मैंने पार्लियामेंट का रिजर्वेशन का बात नहीं की है। मैंने आपसे ये पूछा बीजेपी एज पॉलिटिकल पार्टी, शालिनी जी मैंने आपसे ये पूछा बीजेपी एज पॉलिटिकल पार्टी क्या कोई ऐसा जागरूकता अभियान चला सकती है अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ता तक? क्या आपने कभी सोचा है? होती है तब जाके हमारी महिलाएं वहां के पार्लियामेंट में बैठी हैं, विधानसभा में बैठी हैं, लोकसभा में बैठी हैं। और पुष्पा जी ने सही कहा, अभी तीन जनों ने कहा ना, पुष्पा जी ने, सुची जी ने, आरती जी ने, इन्होंने बहुत सही बातें कही हैं कि ये जो बात है ये सोशल टॉपिक है ना। आप उसको कभी सोशल पे ले आती हैं, कभी पॉलिटिकल पे ले आती हैं। दिस इज अ सोशल प्रॉब्लम। व्हाट इज द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ओवर हियर? द पॉलिटिकल प्रॉब्लम इज दैट द गवर्नमेंट शुड आंसर, दैट द गवर्नमेंट शुड टेक अ स्टैंड, दैट द गवर्नमेंट शुड सी टू इट दैट द लॉ एंड ऑर्डर इज प्रिवेलेंट। मगर अनफॉर्चुनेटली, भगवान ना करे, अगर क्राइम कमिट हो गया उसके बाद में तो गवर्नमेंट एनफोर्स करनी चाहिए। जहां पे जिस भी राज्य में ये गवर्नमेंट एनफोर्स नहीं कर सकती आफ्टर द क्राइम इज कमिटेड, दैट गवर्नमेंट इज रॉन्ग। अदरवाइज हर जगह, जैसे अभी पुष्पा जी ने बोला कि ये तो हिंदुस्तान की आजादी के पहले से और बाद में है। दूसरी बात, महिला कोई लाचार नहीं है, महिला अबला नहीं है, महिला के अंदर कोई भी ऐसी नहीं कि ये बेचारी है, और महिला कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकती जो एक पुरुष नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं बार बार मैं आपको यही समझा रही हूँ कि मैं तो महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर, मैं उसको भी उतना ही सम्मान देती हूँ, बिकॉज ये तीनों ह्यूमन बीइंग्स हैं। और हर जगह बीजेपी। शालिनी जी बड़ी अच्छी प्रवक्ता हैं आप, विषय पर नहीं बोल के पूरा बोल सकती हैं आप। मैंने आपसे ये पूछा शालिनी जी, अपराध जब घटित होता है तब उस पे अपराधी को सजा देने का काम सरकार करती है। मैंने आपसे ये पूछा अपराध घटित ना हो, इसके लिए हमारे समाज में सामाजिक आंदोलनों की जरूरत होती है। एक मिनट बात तो सुनिए तो सही, पहले बात तो सुनिए। सामाजिक आंदोलनों के जरिए ही राजनीतिक नींव मजबूत होती है। किसी भी राजनेता की नींव, किसी भी राजनीतिक दल की नींव सामाजिक आंदोलन से ही मजबूत होती है। महिलाओं के विषय को, जब सामाजिक विषयों को राजनीतिक बनाया गया, तभी आज आप राष्ट्रपति पद पर महिला को देख पा रही हैं, या इससे पहले भी देखा है। तो आपकी पार्टी बधाई की पात्र है कि आपके यहाँ राष्ट्रपति महिला है। लेकिन आपके किसी भी राज्य में, जब आप देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं, किसी भी राज्य में एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। किसी भी राज्य में एक भी पार्टी संगठन में महिला अध्यक्ष नहीं है, एक भी पार्टी संगठन में महिला अध्यक्ष नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये था शालिनी जी, बतौर राजनीतिक दल, प्लीज सवाल तो सुनिए, राजनीतिक दल के रूप में जब बीजेपी काम करती है पार्टी के रूप में, तब वो पार्टी के रूप में जब काम करती है, अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ता तक महिलाओं से संबंधित चेतना जागृत करने के लिए क्या कभी विचार विमर्श होता है? क्या कभी आपने कोई रणनीति बनाई? कभी साल भर लगातार ऐसा सिलसिला चले? और जो बात मुझे आपकी बात से समझ में आई, अभी तक तो ऐसा नहीं हो रहा है। आप लोग आंदोलन करते हैं चुनावों से पहले कंटिन्यूअसली। आप बोलिए, आप सोचिए मीना जी कि बीजेपी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने ये सोचा कि हर महिला का हर प्रकोष्ठ में होना भी अनिवार्य है। आप समझ रही हैं कितना इम्पोर्टेंट चीज है ये, कि महिला का होना ही अनिवार्य है। मैं बीच में कर सकती हूँ मीना जी की बात जी, मैं आती हूँ पुष्पा जी आपके पास, मैं आ रही हूँ आपके पास पुष्पा जी। शालिनी जी को क्या है, सोशल एंड पॉलिटिकल दोनों को मिलाती हैं। हम लोग जब पॉलिटिकल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम एज ह्यूमन बीइंग्स, एज सोसाइटी, वी फॉर्म अ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का ये राइट है कि वो सोसाइटी के अंदर होने वाले सारे क्राइम्स को रोके और डेवलपमेंट करे। तो ये पार्टी करती है। और जो रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। और जो राजनीतिक दलों में बैठी वरिष्ठ महिलाएं जब तटस्थ रूप में बात करती हैं, तब वो कितने आने वाले समय के लिए
कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जो आगे आ सकती हैं, उनको रोकने का भी काम करती हैं। शालिनी जी, मैं ये आप पर व्यक्तिगत नहीं कह रही हूँ, मैं एक पूरी महिला बिरादरी के लिए बात कर रही हूँ। पुष्पा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी राजनीतिक दल बात करते हैं महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को रोकने की या महिलाओं को सशक्त बनाने की, उनके कितने सांसद और कितने विधायक जो हैं वो अभी विधानसभाओं में और संसद में बैठे हैं। इसका लेखा जोखा अगर करें तो जो स्पष्ट तस्वीर है वो सामने आ जाएगी। तो हम बातें कुछ और करते हैं, काम कुछ और करते हैं, और जब राजनीति की बात आती है तब तो बिल्कुल ही कथनी करनी में फर्क हो जाता है। तो सामाजिक तौर पर हम कितना सुधार लेंगे मुझे समझ में नहीं आता है, जब तक कि राजनीतिक दृष्टि से नीति निर्धारक जो लोग हैं उनमें महिलाओं की अधिक से अधिक संख्या नहीं हो। जब महिलाएं नीति निर्धारण करेंगी तो अपने आप सामाजिक बदलाव आएगा। लेकिन सामाजिक बदलाव के लिए हम वोट चुनते किसको हैं, जिसको हम ज्यादा से ज्यादा वोट बटोर सकते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं कि ये योग्य उम्मीदवार है इसलिए इसको नहीं, एक बार की पुष्पा जी, एक बार की मान लेते हैं कि राजनीति की योग्यता, राजनीति में आने वाली महिला की योग्यता जो है वो उसको कितने वोट मिलते हैं ये है, हम ये भी मान लेते हैं, क्योंकि राजनीति की जरूरत वही है। अब राजनीति की जरूरत महिलाएं पूरा क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि वो घर से निकल ही नहीं पाती। घर से निकल गई तो पार्टी ऑफिस से बाहर नहीं निकल पाती, पार्टी ऑफिस से निकल गई तो ब्लॉक से बाहर नहीं निकल पाती। जितने फ्री होकर हमारे समाज के पुरुष दिन रात राजनीति करते हैं, उतनी फ्री होकर हमारे समाज की महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती। ये कड़वा सच है। और इसीलिए राजनीति में जब महिलाओं का आना शुरू हुआ तो बहुत शोषण भी हुआ। इस बात का इतिहास गवाह रहा है, हम भी सब जानते हैं, राजनीति में जो महिलाएं हैं वो भी जानती हैं। आज कम से कम वो स्थितियां नहीं है। आज जो महिलाएं राजनीति में हैं वो अपने दम पर भी रह सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी बड़ी मजबूरियां हैं रूबी खान, बतौर महिला बहुत मजबूरियां हैं। अनम्यूट करें। आपकी आवाज अचानक बंद हो गई थी, कैन यू जस्ट रिपीट योर क्वेश्चन? रूबी खान, मेरा सवाल ये था कि आज भी राजनीति में महिलाएं बहुत मजबूर स्थिति में अपने आप को पाती हैं? नहीं, आज हम 2 राजनीतिक दलों की महिलाएं यहाँ स्टेज पे बैठे हुए हैं, आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के अगर मैं बोलूं तो दोनों ही महिलाएं हम अपने अपने क्षेत्र में बहुत सशक्त हैं, और हम लोगों को दोनों को ही बहुत मौके मिल रहे हैं। और न सिर्फ हम लोगों को मौके मिल रहे हैं, बल्कि हम कांग्रेस का अगर मैं बोलूं, बीजेपी की तो मैम बोल ही रही है, कांग्रेस का अगर मैं बोलूं तो रायपुर सम्मेलन में महिलाओं को कांग्रेस ने अपने संगठनात्मक ढांचे में, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हुए कहा है कि 50% की रिजर्वेशन दिया जा रहा है महिलाओं, अल्पसंख्यकों और युवाओं को। तो मात्र भारत की एकमात्र पार्टी ऐसी है जो अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर रही है महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए। दूसरी चीज, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस ने ही दी है। कांग्रेस में कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि महिलाओं को कहीं पीछे किया है, बल्कि हमेशा से आगे के सोपान पे ले गए। दूसरी बात, पुरुष प्रधान मानसिकता जहां तक है, मैं यस आई अग्री टू इट दैट देयर इज अ मेंटल सेट ऑफ पेटाची इन इट, बट जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उस मानसिकता पे कंट्रोल किया गया है। और हम महिलाएं जो हैं, हम कांग्रेस की जो महिलाएं हैं, चाहे वो राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की महिलाएं हो, चाहे वो अल्पसंख्यक विभाग की महिलाएं हो, चाहे एआईसीसी, मैं एआईसीसी अल्पसंख्यक विभाग में भी नेशनल ऑफिस में हूँ, तो हम लोगों का कंटिन्यूस ये एफर्ट रहता है। मैंने कई प्रोग्राम्स भी करे हैं पूरे इंडिया के अंदर, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बैंगलोर हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो मुंबई हो, महिलाओं को कैसे ज्यादा से ज्यादा सामाजिक और राजनीतिक हाशिए से ऊपर उठा के लाया जाए। ये प्रोग्राम्स मैं लगातार हमारे आला कमान के आदेश पे करती आ रही हूँ। तो कांग्रेस, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि चाहे वो राजस्थान कांग्रेस हो, चाहे वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस हो, हम लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं को जो हाशिए पर है या अपने आप को सोचती है कि हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम राजनीति करें, तो हम खुद जाके उन्हें बताते हैं कि हम खड़े हैं। जब हम खड़े हैं राजस्थान में हमने सरपंच पति का एक बहुत बड़ा उदाहरण देखा है। जी देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम महिलाओं को रोल मॉडल बनना होगा। आज अगर हम यहाँ आके बात कर रहे हैं, हम यहाँ आके एक विभत्स घटना पे सिर्फ रोष प्रकट ना करें,
आप पत्रकार हैं, आप मैम सोशलिस्ट हैं, आप मैम बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेट हैं, और हम दो पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें रोल मॉडल्स बनना होगा। जब हम रोल मॉडल्स बनेंगे स्ट्रांग बनके, तभी हमारे पीछे, हमारे साथ और बहुत सी हमारे आगे महिलाएं आ सकती हैं। रूबी खान, हमारे रोल मॉडल बनने की सार्थकता तभी है, रूबी खान जी, हमारे रोल मॉडल बनने की सार्थकता तभी है जब हमारे जैसी महिलाओं को हम जोड़ पाए साथ में पीछे। मुश्किल ये है कि मुश्किल, हाँ, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। और उसी को करने के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान में मेरे आला कमान के हुक्म पे घूम रही हूँ कि महिलाओं को कैसे उठाया जाए, बताया जाए कि जागो, वो ताकत तुम में है, तुम हिंदुस्तान का भविष्य दे रही हो, हमें युवा दे रही हो, हिंदुस्तान का भविष्य बना भी सकती हो। डेमोक्रेसी सिर्फ पुरुष नहीं है, लोकतंत्र सिर्फ पुरुष नहीं है, लेकिन इन रोल मॉडल्स की कहानियों के बीच 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना, 15 साल की बच्ची के साथ कॉलेज में, स्कूल में जिस तरह की घटनाएं राजस्थान में आई हैं। शुचि शर्मा जी, जब राजनीतिक दलों से आई महिलाएं मंत्री पदों पर पहुंचती हैं, और आपने पुरुषों को भी देखा है, उनके पास मंत्रालय भी देखे हैं, अक्सर आपको कभी याद है कि कोई इंडस्ट्री, जैसे आज हमारे यहाँ है उद्योग मंत्री शकुंतला रावत हैं, लेकिन जब हम आज से पहले का राजस्थान का इतिहास देखें, देश में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन सांकेतिक रूप से जब नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाई, निश्चित रूप से उससे बड़ा संदेश गया। लेकिन उसके बाद भी, अभी भी जब आप बतौर प्रशासक, आपने, क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव, बहुत मंत्रियों के साथ आपने काम किया है, आपके कार्यकाल के दौरान जिन महिला मंत्रियों को आपने देखा, कितना सक्षम आप उन्हें देख पाई? सवाल ये है, क्योंकि जितनी प्रवक्ताओं की मजबूरी है पर्दे पर बोलने की, राजनीतिक दलों के भीतर महिलाओं की आज बहुत सुधार हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा सुधार या बहुत बड़ा सुधार अभी भी नहीं हुआ है। मैं कुछ हद तक एग्री करती हूँ, और महिला मंत्रियों के साथ भी मैंने काम किया है, और वो अपने आप में रोल मॉडल रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने उनका जो नज़रिया महिलाओं को लेकर, वो ही महिलावादी नज़रिया रहता है, क्योंकि वो उनसे एम्पैथाइज कर सकती हैं, उनको समझ सकती हैं, ये रहा है। लेकिन कितनी है? मुद्दा ये है कि ऐसी पोजीशंस में, माइक गया क्या? यस मैम, सुन रहे हैं। हाँ, ऐसी पोजीशंस में महिलाएं हैं कितनी? वो संख्या जितनी बढ़े वो उतना अच्छा। तो ये एक समाधान ये निश्चित रूप से ये हो सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को ऐसी पावरफुल पोजीशंस में, जहाँ पर ये नीति निर्माण होता है, जहाँ पर कानून का निर्माण होता है, जहाँ पर अन्य ऐसी एग्जीक्यूशंस होते हैं, जहाँ पर इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूशंस, उसमें हम महिलाओं को जितना ज़्यादा इन्वॉल्व करें, जितना ज़्यादा महिलाओं को रखें, निश्चित रूप से उससे एक बहुत बड़ा फर्क आएगा। रहा सवाल महिलाओं को एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का, इससे मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कुछ बातों को हमें राजनीति से परे छोड़ देना चाहिए, और कुछ बातें क्या, जो फंडामेंटल्स ऑफ द सोसाइटी है, जो फंडामेंटल नीड्स ऑफ द सोसाइटी है, मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करती हूँ, और उसमें एक महिला बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इनके ऊपर उसको एक ऑब्जेक्ट मान के एक राजनीति नहीं करनी चाहिए। उसको उसके अगर कोई महिला के साथ होती है परेशानी, तो उसमें ना तो जिस सरकार के दौरान हुई उसको डिफेंड करने की कोशिश करनी चाहिए, और ना जो अपोजिशन में हो उसको उसका ब्लेम गेम पे शामिल होना चाहिए, क्योंकि वो महिला का जो दर्द है वो इन चीज़ों से नहीं होगा। जैसे महिला का होता है तो एक राजनीतिक पार्टी के वहाँ पर पहुँच जाएंगे, दुख व्यक्त करके आ जाएंगे, फिर दूसरे पार्टी वाले जाएंगे, फिर तीसरी पार्टी वाले जाएंगे, तमाशा सा बन जाता है। लेकिन क्या उसके बाद इस ढंग की घटनाएं रुक गई? नहीं रुकती। तो मेरा तो सिंपल सारे ही राजनीतिक दलों से जो मेरी अपनी पर्सनल अपेक्षा है, जो मैं व्यक्तिगत रूप से जो अपेक्षा रखती हूँ, वो यही है कि महिलाओं को मुद्दा के रूप में न ट्रीट करें, महिलाओं को एक वस्तु के रूप में न ट्रीट करें। महिलाएं बहुत आपके समाज का बिल्कुल बराबर का हिस्सा है। आपका जीवन संभव नहीं है महिलाओं के बिना। कोई समाज जो है
50% के बिना वो पंगु समाज है। तो महिलाओं को मुद्दा बना के ना ट्रीट करें। महिलाओं के मामले में सब एक होके, खास तौर से महिलाएं जिनको जो अपने अपनी जगहों पर अलग अलग तरीके के दर्द झेलकर बैठी हैं किसी न किसी रूप में। मैं ये मान ही नहीं सकती कि भारत में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे विश्व के किसी भी कोने में हो, महिला ने किसी न किसी प्रकार का दर्द जरूर झेला है, चाहे वो बच्चे को पालने के रूप में। मैंने तो विदेशों में भी भ्रमण किया, वहां पर भी मैं देखती हूँ कि वो मदर जो है बच्चे को खींच के क्रैच के लिए लेके जा रही है, फिर नौकरी भी कर रही है। बहुत टफ लाइफ है। और इसका जो बायोलॉजिकल, जो भी प्रकृति प्रदत्त बायोलॉजिकल रीजन जो महिला के साथ जुड़ा है, तो मेरी तो सबसे प्रार्थना यही होती है कि हम महिलाओं को मुद्दा ना बनाएं। महिलाओं की किसी समस्या, जो खास तौर से जो शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना से संबंधित समस्या होती है, उसको मुद्दे के रूप में नहीं करना चाहिए। वो मुद्दा नहीं है। महिला आपके समाज का बिल्कुल एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बिना आपका समाज लकवाग्रस्त है, उसके बिना समाज पंगु समाज है। तो ऐसी महिलाओं के मुद्दों पे सब एक हो जाने चाहिए और सबको इकट्ठी आवाज करनी चाहिए। और जहां पर भी महिला को प्रोत्साहित किया जाता है, हमें एक दूसरे की पार्टी के रूप में भी तारीफ करनी चाहिए कि आज ये काम अच्छा हुआ। तो एक पॉजिटिव इनिशिएटिव्स को एनकरेजमेंट मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी पुष्पा जी, आपने राजनीतिक दलों को देखा है और लंबा अनुभव है आपका। जिस तरह से राजनीतिक दलों में महिलाएं जो हैं, जब महिलाओं को मुद्दा बनाया जाता है तब महिलाएं भी साथ में खड़ी हो जाती हैं, नजर आती हैं वहां पर आंदोलनों में। महिलाओं के बीच में आपस में ये चिंतन नहीं होता है कि उन्हें कम से कम राजनीति का टूल नहीं बनना है हर बार, हर चुनाव से पहले। मीना जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि महिलाएं जब अपने दायरे में कैद हो जाती हैं तो फिर वो महिला है या पुरुष है ये नहीं, अगर उनकी पार्टी ने उनको ये आदेश दिया है कि इस मुद्दे पे ऐसे बोलना है तो वो वैसे ही बोलेंगी। और राजस्थान में तो हम इसका बहुत अच्छा नतीजा ये देख रहे हैं। अच्छा, मेरे कहने का मतलब है बुरा नतीजा ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो आबादी महिलाओं की इतनी घट रही है कि शादियों के लिए महिलाएं नहीं मिल रही हैं जी। और महिलाओं की प्रताड़ना जो है वो हर दूसरे दिन हमें सुनने को मिलती है। महिलाओं को चाहे किसी भी रूप में प्रताड़ित, कभी डायन के रूप में, कभी सती। सती तो खैर अभी बहुत लुप्त प्राय है प्रथा, लेकिन विधवा का जीवन देखिए आप, किसी अकेली महिला का जीवन देखिए, जो महिला बिना किसी शादी के या बिना किसी पुरुष के साथ के बच्चे को संभाल रही है, उसका जीवन देखिए। सबका जीवन बहुत विसंगतिपूर्ण है। तो इसका मतलब ये है कि महिलाओं की स्थिति कम से कम राजस्थान में, क्योंकि हम अपने प्रदेश की ही बात करें, हम अपने प्रदेश से ही शुरुआत करें, तो इसके लिए हमको शुरू से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बच्ची को जो है वो सशक्त बनाना पड़ेगा। शुरुआत अपने परिवार से करनी पड़ेगी। और परिवार में जो भेदभाव होता है कि लड़के को माफ कर दिया, 100 खून माफ है उसके, और लड़की ने अगर कुछ भी कर दिया तो उसको फांसी की सजा दे दो। मतलब घर में माहौल जो होता है वो ऐसा होता है। घर में बहू भी आती है तो सास उसके साथ बुरा व्यवहार करती है या महिला ही महिला को प्रताड़ित करती है। तो ये जो सामाजिक, क्योंकि हमारा सामंतवादी प्रदेश था कभी, और आज भी वो थोड़े बहुत गुण जो हैं वो लोगों में मौजूद है। सामंती सोच से आज भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये सामंती सोच ही हमें पूरे देश में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य कहलाने के लिए विवश करती है। तो हमको सबसे पहले तो घर से ही, हाँ बिल्कुल, घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। और जैसा कि सुश्री मैडम ने कहा कि सब जो लोग प्रयास करते हैं आगे बढ़ाने का महिलाओं को, तो उनको एक दूसरे को भी सहयोग करना चाहिए। राजनीतिक दल भी आपस में, जो महिलाएं कम से कम वो तो सहयोग करें, वो अपनी पार्टी लाइन पे नहीं बोल के और महिला के पक्ष में बोले, महिलाओं के विकास के लिए काम करें। मैंने पहले कहा आपको कि पंचायती राज में हमने देखा, हालांकि ये बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन सरपंच पति का मामला कितना गरमाया था और उसकी सबने मजाक बनाई थी और राजस्थान उस वजह से बड़ा कलंकित हुआ था।
तो राजस्थान में तो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है लेकिन जब शुरुआत हुई तो आज राजस्थान में महिलाएं वो मैं बहुत मान रही अच्छी हूँ, सरपंच बनकर काम कर भी रही हैं। वो मैं मान रही हूँ, लेकिन जब हम एक चीज का कोई पहलू देखते हैं तो हमको दोनों अच्छे और बुरे पहलू देखने होते हैं। तो जी, मुझे जी, लगता है कि उम्मीद हमारी जो करते सोच है, हैं पुष्पा जी जो समय की सोच कमी है है, वो बदलनी लेकिन उम्मीद जरूरी है। करते हैं कि जो तस्वीरें दिखाकर, महिलाओं की तस्वीरें दिखाकर राजनीति करने की कोशिश की जाती है, महिलाओं पर बलात्कार के केसेस को आंदोलन बनाकर जो राजनीति करने की कोशिश की जाती है, पक्ष और विपक्ष के लोग महिलाओं को एक बार सिर्फ ये सोच लें कि जिस महिला के साथ ये जो कुछ हुआ है उसे हम पब्लिक डोमेन में ले जाकर जिस तरह से एक वस्तु बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे आसपास हमारे घर परिवार की कोई महिला होती तो क्या हम ऐसा कर पाते? शायद तब मणिपुर की महिलाओं की तस्वीरें जिस तरह से प्रसारित बुद्धिजीवियों के द्वारा की गई है वो शायद नहीं की जाती। हमारी कोशिश है न्यूज़ 24 पर हम सामयिक और सामाजिक मुद्दों को भी राजनीतिक मंचों तक पहुंचाएं ताकि राजनीति में बैठे हुए महिला और पुरुष दोनों ही उसे समान रूप से समझकर समाज में जो सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास हैं उनमें साथ दे सकें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।